हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें थर्ड यूनिट में वलय का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, उपवलय पढ़ रहे थे। मैंने आपको समझा दिया था कि उपवलय क्या होता है और हमने उसकी 2 थ्योरम भी कर ली थी। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि उपक्षेत्र, कि उपक्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र तो आपने पढ़ लिया था कि क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि उपक्षेत्र क्या। और क्षेत्र क्या था कि कोई भी वलय आर क्रमविनिमय वलय हो, तत्समकी वलय हो और उसके प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी उसमें विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि उपक्षेत्र क्या होता है, यानी सब फील्ड। तो देखिए, माना के क्षेत्र F का कोई अरिक्त उप समुच्चय है, तब के F का उपक्षेत्र कहलाता है यदि के F की संक्रियाओं के लिए संवृत हो, अर्थात A belongs to K, B belongs to K, इट्स implies A plus B belongs to K, A belongs to K, B belongs to K, इट्स implies A dot B belongs to K। साथ ही K स्वयं भी इन प्रेरित द्विचर संक्रियाओं के सापेक्ष क्षेत्र हो। देखिए, उपक्षेत्र क्या होता है, मैंने मान लिया कि जो मेरे पास एक क्षेत्र F और K, उस क्षेत्र F का क्या है, एक अरिक्त उप समुच्चय, यानी उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही है, और तब के F का उपक्षेत्र कहलाता है अगर के F की संक्रियाओं के लिए क्या हो, समवृत हो। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो मैं एक वलय को डिफाइन करती हूँ जिसमें वही संक्रियाएं चलती है प्लस और डॉट, तो यानी उपक्षेत्र पे भी वही संक्रिया, तो ये के F का उपक्षेत्र कहलाएगा अगर ये योग संक्रिया और गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष कैसा हो, समवृत हो। आगे बात समझ में, तो के F का उपक्षेत्र कहलाता है अगर के F की संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत हो। और आपको पता है कि F के लिए कौन सी संक्रिया चल रही है, योग संक्रिया और गुणन संक्रिया, यानी अगर A और B K के एलिमेंट हैं तो A प्लस B भी K के एलिमेंट होने चाहिए, और A डॉट B भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, K का एलिमेंट होना चाहिए। साथ ही जो K है वो इस संक्रिया के सापेक्ष एक क्षेत्र होना चाहिए, तभी वो उपक्षेत्र डिफाइन होगा। तो यानी K स्वयं भी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, और ये उपक्षेत्र कहलाएगा अगर ये F की संक्रियाओं यानी योग तथा गुणन संक्रिया के सापेक्ष कैसा हो, समवृत हो। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जो Q है, Q क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये R का क्या है, उपक्षेत्र है, और R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो Q इस क्षेत्र R का क्या है, उपक्षेत्र है, और R है वो C का उपक्षेत्र है, जहां पर C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। याद रखना है, आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ पर हम आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उपक्षेत्र के कौन कौन से एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको ये 2 एग्जाम्पल देने होंगे। नाउ अभाज्य क्षेत्र, देखिए अभाज्य क्षेत्र क्या होता है, यदि किसी क्षेत्र का कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं हो तो ऐसे क्षेत्र को अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। उपक्षेत्र तो ये डेफिनेशन होगी, और उचित उपक्षेत्र हमें पढ़ा था कि F के विषम क्षेत्र कौन से कहलाते हैं, एक तो स्वयं होता है वो 0 कहलाता है, इसके अलावा जो भी F के क्षेत्र होते हैं उपक्षेत्र वो क्या कहलाते हैं, उसके उचित उपक्षेत्र कहलाते हैं। यानी एक सेट के अलावा और उसके तत्समक अवयव के अलावा जो भी उपक्षेत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे, उचित उपक्षेत्र। तो अगर किसी क्षेत्र का कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं होता है तो क्या कहलाता है, अभाज्य क्षेत्र कहलाता है, प्राइम फील्ड। नाउ थ्योरम देखिए, क्षेत्र F के अरिक्त उप समुच्चय K का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि अगर A belongs to K, B belongs to K, तो A minus B belongs to K, A belongs to K, B belongs to K, जहाँ B क्या है, 0 नहीं है, तो A B inverse is belongs to K। ये क्या कह रहा है कि F है वो मेरा एक क्षेत्र है, K इस क्षेत्र F का अरिक्त उप समुच्चय है, K F का उप क्षेत्र होगा यदि और केवल यदि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो अगर K F का उप क्षेत्र है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो K क्या है, F का उप क्षेत्र है। क्लियर है। तो सबसे पहले प्रतिबंध की आवश्यकता मान के चलूंगी, K F का क्या है, उप क्षेत्र है। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद करने होंगे, उपवलय की थ्योरम्स के भी और इसके भी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी के ऊपर बेस है। देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता, माना कि क्षेत्र F का उपक्षेत्र, मैंने मान लिया कि जो K है वो क्षेत्र F का क्या है, उपक्षेत्र है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि प्रतिबंध 1 और 2 क्या है, सत्य है। नाउ माना A belongs to K, B belongs to K, ठीक है, मैंने A और B, अब मैंने K को F का उपक्षेत्र माना है, और उपक्षेत्र की डेफिनेशंस क्या कहती है कि जो K है वो F की संक्रियाओं के लिए क्या हो, समवृत हो, यानी ये दोनों कंडीशन क्या होगी,
सेटिस्फाई होगी। आगे बात समझ में, जब अगर के एफ का उपक्षेत्र है तो अगर ए के का एलिमेंट और बी के का एलिमेंट है तो माइनस बी भी के का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि के स्वयं भी क्या है, एक क्षेत्र है, और क्षेत्र में किसकी डेफिनेशन आती है, वलय की, यानी के क्या है, संयोग संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव उसमें विद्यमान होगा। तो ए बिलोंग्स टू के, तो माइनस बी भी किसका एलिमेंट हो गया, के का। लगाइए, क्योंकि योग संक्रिया क्या है, के में संवृत है, तो ए प्लस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू के, यानी ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। इसी तरीके से के है उस गुणन संक्रियाओं के लिए भी क्या है, संवृत है। तो अगर ए के का एलिमेंट है, बी के का एलिमेंट है, जहाँ बी क्या है, जीरो नहीं है, तो बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा, क्योंकि के गुणन संक्रिया के लिए क्या है, क्षेत्र है। तो ए बी इनवर्स क्या करेगा, क्योंकि के क्या है, क्षेत्र है, और हमें पता है अगर के क्षेत्र है स्वयं में भी तो उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान होगा। तो अगर बी के का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा, और चूंकि के में गुणन संक्रिया संवृत है तो ए बी इनवर्स भी किसके एलिमेंट होंगे, के एलिमेंट होंगे। यानी प्रतिबंध 1 और 2 क्या है, सत्य है। अब मुझे इसका कन्वर्स प्रूफ करना है कि अगर प्रतिबंध 1 और 2 सत्य है तो के क्या है, एफ का उप क्षेत्र है। इसके लिए मुझे पहले तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि के इन दोनों संक्रियाओं के लिए क्या हो, संवृत हो। अब साथ में हमें पता है कि वो क्षेत्र भी होना चाहिए, तो हम उसकी क्या प्रूफ करेंगे, क्षेत्र की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। आगे बस हमें सारे डेफिनेशन आपको लिखवा चुकी हूँ, एक एक चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है ना। तो देखिए, माना प्रतिबंध 1 और 2 क्या है, सत्य है, तब हमें सिद्ध करना है कि के क्या है, क्षेत्र एफ का उप क्षेत्र है। तो मैंने मान लिया कि जो के है वो एफ का उप क्षेत्र, ये मुझे प्रूफ करना है, और प्रतिबंध 1 और 2 सत्य है, यानी ए माइनस बी बिलोंग्स टू के और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये दोनों सत्य हैं ना। अब देखिए, मैंने मान लिया कि जो ए है वो के एलिमेंट है, तो प्रतिबंध 1 से क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बिलोंग्स टू के, यानी 0 बिलोंग्स टू के, यानी योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है, के में विद्यमान है ना। 0 के का एलिमेंट हो गया, ए मैंने के का एलिमेंट मान लिया, तो प्रतिबंध 1 से 0 माइनस ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, के का एलिमेंट हो जाएगा, यानी माइनस ए बिलोंग्स टू के। तो यानी के प्रत्येक अवयव का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान है ना। तत्समक अवयव प्रूफ हो गया योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव प्रूफ हो गया। अब मैंने मान लिया कि ए भी के का एलिमेंट है, बी भी के का एलिमेंट है, और चूंकि के प्रत्येक अवयव का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, तो माइनस बी भी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा। प्रतिबंध 1 से ए माइनस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू के, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू के, यानी योग संक्रिया क्या है, के में संवृत है। क्लियर है, हो गया। अब ए मैंने के का एलिमेंट मान लिया, और ए दूसरा भी एक के का एलिमेंट माना है, ये क्या है, ए, इस ए का प्रतिलोम अवयव है, ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, 0 नहीं है, तो प्रतिबंध 2 से ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी 1 बिलोंग्स टू के। आगे बात समझे, तो 1 क्या, यानी गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है, क्योंकि आपको गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव प्रूफ करना है क्षेत्र की डेफिनेशन में। तो पहले वलय की सारी चीजें प्रूफ करोगे, फिर क्षेत्र की चीजें प्रूफ करोगे, और फिर उपक्षेत्र की। तो मैंने सारी एक साथ है, आप एक एक चीज को करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। अब 1 के का एलिमेंट है और ए बी के का एलिमेंट है, जहां ए 0 नहीं है, तो 1 प्रतिबंध 2 से 1 इंटू ए इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, के का एलिमेंट हो गया, यानी ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, के में विद्यमान है। क्लियर है। नाउ अब गुणन संक्रिया को संवृत दिखाना है, तो देखिए ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, चूंकि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, तो अगर बी के का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा। प्रतिबंध 2 से ए बी इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी ए बी बिलोंग्स टू के, यानी गुणन संक्रिया क्या है, के में संवृत है। क्लियर है। हमें ये चीजें तो प्रूफ कर दी। अब क्रम विनिमयता साचर बंटन, चूंकि के क्या है, एफ का अरिक्त उप समुच्चय है, और एफ क्या है, क्षेत्र है, और के एफ का अरिक्त उप समुच्चय, यानी के हर एक एलिमेंट एफ में उपस्थित है, और एफ क्षेत्र है, यानी उसके लिए क्रम विनिमय तत्समकी वलय साचर्यता बंट सारे नियम प्रूफ है, और के का हर एक एलिमेंट एफ में, तो के में भी वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई होगी। तो यानी चूंकि सबसेट ऑफ एफ, अतः के का प्रत्येक अवयव एफ का भी अवयव है, इसलिए योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता साचर्यता बंटनता गुणधर्म और गुणन संक्रिया के लिए साचर्यता नियम भी क्या है, के में सत्य है। अतः के इन प्रेरित यानी योग और गुणन संक्रियाओं के लिए सत्य है, यानी के क्या है, एफ का उपक्षेत्र है। क्लियर है।
ये थी आपकी थ्योरम्स जो कंप्लीट हो चुकी है। एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए आपका एक फर्स्ट एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S, जहाँ S क्या डिफाइन किया, a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, जहाँ a और b z को बिलोंग कर रहे हैं यानी पूर्णांक होंगे। C पर परिभाषित साधारण योग तथा गुणन के सापेक्ष वलय C का उपवलय। मुझे ये प्रूफ करना है कि जो मेरा ये सेट S है ये योग तथा गुणन, देखिए हमें प्रूफ करना है कि जो मेरा सेट S है a प्लस आयोटा b, ए बी बिलोंग्स है सी पर परिभाषित साधारण योग तथा गुणा के सापेक्ष वलय सी का क्या है, उपवलय। मुझे प्रूफ करना है कि जो S है वो इस वलय सी का क्या है, उपवलय है। और ऐसे से आपने उपवलय के लिए दो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, तो मैं उसी थ्योरम से प्रूफ करूंगी। याद है ना आपने क्या थ्योरम पढ़ी थी, ये वाली, कि अगर एस आर का अरिक्त उपसमुच्चय तो एस उपवलय होगा अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। यहाँ मुझे एस को सी का उपवलय प्रूफ करना है तो मैं ये दोनों कंडीशन प्रूफ करूंगी, ए माइनस बी और ए डॉट बी। क्लियर है। तो मैंने चूंकि एस का प्रत्येक अवयव सी का अवयव, इसलिए एस क्या है, सी का उपसमुच्चय है यानी एस अरिक्त उपसमुच्चय है। अब मैंने एस के दो एलिमेंट मान लिए एक्स और वाई, जहां एक्स तो इस तरीके से है कि a1 प्लस आयोटा b1 और वाई है a2 प्लस आयोटा b2। एक्स और वाई एस के एलिमेंट है, जहां a1 a2 b1 b2 किसको बिलोंग करेंगे, z को। सबसे पहली प्रॉपर्टीज लेके चलती हूँ, a माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स माइनस वाई, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। आयोटा की टर्म कॉमन ले लीजिए, बाकी की टर्म्स कॉमन ले लीजिए। तो a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 किसको बिलोंग करेंगे, s को बिलोंग। क्योंकि a1 और a2 b1 b2 z के एलिमेंट है और z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय जो कि योग संकेलक के सापेक्ष ग्रुप है। तो अगर a1 a2 z का एलिमेंट है तो a1 माइनस a2 भी z का एलिमेंट होगा, और b1 b2 z का एलिमेंट है तो b1 b2 भी किसका एलिमेंट होंगे, z के एलिमेंट होंगे। यहाँ पर देखिए s ये था a प्लस आयोटा b, जहाँ a और b z का एलिमेंट था। ये इसी तरीके से a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2, जहाँ a1 माइनस a2 z को बिलोंग कर गए, b1 माइनस b2 भी z को बिलोंग कर गए। ये बिलोंग्स टू का साइन है, सबसेट का साइन नहीं है, ध्यान रखना। तो यानी ये कंप्लीटली किसको बिलोंग कर गया, s को बिलोंग कर गया, और ये किसके बराबर है, x माइनस वाई के। तो यानी x माइनस वाई किसको बिलोंग कर गए, s को। तो x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू s, इट्स इंप्लाइज x माइनस वाई इज आल्सो बिलोंग्स टू s। क्लियर है ये चीज। नाउ अब गुणन के लिए देखिए, हम यहाँ पे गुणन के लिए तो x डॉट वाई ले लीजिए, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 इज इक्वल टू a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1। देखिए अगर a1 a2 b1 b2 z के एलिमेंट है तो ये भी किसके एलिमेंट होंगे, z के एलिमेंट होंगे, और ये भी किसके एलिमेंट होंगे, z के। आप s की डेफिनेशन देखिए, a प्लस आयोटा b के तरह इसके एलिमेंट होने चाहिए, जहाँ a भी z के एलिमेंट है। ये a प्लस आयोटा b की तरह ही तो है, और ये किसके एलिमेंट हैं, z के। तो ये वैल्यू किसको बिलोंग कर गई, s को बिलोंग कर गई, और ये किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो एक्स वाई भी किसको बिलोंग कर गया, s को। तो x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू s। यही हो गया। तो यानी समीकरण 1 और 2 से आपको क्या प्रूफ हो चुका है कि s वलय c पर परिभाषित योग तथा गुणन संक्रिया के लिए क्या है, उपवलय। इसी तरीके से आप क्या करोगे, एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूफ करोगे, a प्लस बी रूट 3, जहाँ ए बी जेड के एलिमेंट हैं, तो आप a1 प्लस b1 रूट 3 और y की इज इक्वल टू a2 b प्लस b2 रूट 3 ले लोगे, दो जहाँ इस तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी के एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको इनमें किसी में भी कोई भी डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो भी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है, तो आप उसको उसी तरीके से करोगे। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल मैं आपको करा दूंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 आप प्रैक्टिस करना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।